हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग एक टॉपिक टेंस नाम का टॉपिक पढ़ रहे हैं और इस टॉपिक में आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नाम के टेंस के बारे में। देखिएगा, हम लोग ये बात कर चुके हैं कि जितने भी टेंस होते हैं, इस पूरे टॉपिक का नाम टाइम एंड टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नाम के टेंस के बारे में अपन आज की क्लास में बात करने वाले हैं। जैसा कि इसका नाम दिखाई दे रहा है आपको, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब आप लोग इसको कॉन्टिन्यूअस तो बाद में बनाइएगा, पहले आपको क्या बनाना होगा, इसको परफेक्ट बनाना होगा और उसके बाद में आपको क्या बनाना होगा, कॉन्टिन्यूअस बनाना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नाम का जो टेंस होता है उसमें वर्ब के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए, दो वर्ब आपके पास होती है, एक तो होता है हैज और एक होता है हैव। और जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें मेन वर्ब की बताओ कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है, आईएनजी फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। अब हमें ये कहा जा रहा है कि पहले तो आप इसे परफेक्ट बनाइए और फिर आप इसको कॉन्टिन्यूअस बनाइए। परफेक्ट बनाने के लिए हमें हैज हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। अब आईएनजी फॉर्म कहता है मेरे से पहले बी वर्ब आना चाहिए। आईएनजी फॉर्म से पहले हमेशा बी वर्ब आता है। आप कोई भी आईएनजी फॉर्म देख लेना, और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करते हैं तो इज आर एम वॉज वर बी बीइंग बीन, ऐसी ही वर्ब आपको देखने को मिलती है। और हैज हैव कहता है कि मेरे बाद में थर्ड फॉर्म आना चाहिए। हमें दोनों की इच्छाओं को ध्यान में रखना है, इसलिए हमने बी वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर देते हैं जो कि बीन हो जाता है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर वर्ब के रूप में हमारे पास बताइए क्या होता है, हैज हैव के साथ में बीन प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। इनमें से हैज नाम का वर्ब जो है वो बोलो कैसा वर्ब है, सिंगुलर है, और हैव बोलो कैसा वर्ब है, प्लूरल वर्ब। इससे पहले की क्लासेस के अंदर हम लोग बात करके आए हैं कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तभी वर्ब सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, कौन से प्लूरल होते हैं, इसके बारे में अपन इससे पहले की क्लासेस में बात करके आए। ही शी इट नेम आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, मतलब इनके साथ हैज लगने वाला है, और वी यू दे ये प्लूरल होते हैं, इनके साथ हैव लगेगा। आई नाम का एक सब्जेक्ट होता है जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, पास्ट में सिंगुलर होता है और प्रेजेंट में प्लूरल। हम लोग प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आई के साथ किसका प्रयोग होने वाला है, हैव का प्रयोग। अब यहां से एक छोटी सी बात ये बन जाती है कि अगर मैं आपको ये कह दूं कि बताओ अगर हैज हैव बीन में से मैं अगर आईएनजी फॉर्म हटा दूं, ये आईएनजी फॉर्म अगर हटा दी जाती है तो बताओ सेंटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप कहेंगे ऐसे केस में ये सेंटेंस सिर्फ क्या रह जाएगा, परफेक्ट रह जाएगा। अगर मैं यहां पर बीन तक सेंटेंस को रखूं, आईएनजी हटा दूं, तो बताओ सेंटेंस क्या रह जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। और आईएनजी और लगा देता हूं तो ये बताओ क्या बन जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेगेटिव सेंटेंस में नोट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव और प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाते हैं ये हम पिछली क्लासेस के अंदर बात करके आए हैं। WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो सकते हैं प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं, और प्रश्नवाचक नकारात्मक में WH वर्ड के साथ में नोट और लग जाएगा। नोट नाम का शब्द एडवर्ब होता है, हमेशा मेन वर्ब से पहले यूज होता है। ये बातें अपन इससे पहले की क्लासेस में आपको बता के आए कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं, नेगेटिव कैसे बनते हैं, इंटेरोगेटिव कैसे बनते हैं, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनते हैं। पूरे के पूरे टेंस टॉपिक में आपको सिर्फ वर्ब की पहचान पता होनी चाहिए। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो आपको सिर्फ वर्ब की पहचान पता होनी चाहिए कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब होती है, और उनमें से कौन सा वर्ब सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। वर्ब अगर सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा, वर्ब अगर प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा। ये तो होगी बेसिक बात है। अब आप लोगों को सबसे पहले तो एक बेसिक बात बता दें कि जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें आपको टाइम लगाना जरूरी होता है। मतलब इसके बाद में आपको क्या मेंशन करना जरूरी होता है, टाइम। और टाइम को बताने के लिए हम बताओ क्या लगाते हैं, सिंस और फॉर के साथ में टाइम को लिखते हैं। सिंस और फॉर के साथ समय का प्रयोग करते हैं। अब हमारे लिए सवाल ये हो गया कि सिंस का प्रयोग कब करते हैं और फॉर का प्रयोग कब करते हैं, ये हमें जानना है। चलिए पता करते हैं कि सिंस कब लगता है और फॉर कब लगता है।
अगर हम लोग फोर के बारे में बात करते हैं तो फोर का प्रयोग जो होता है वो किसके लिए होता है भाई? समय अवधि के लिए होता है। समय अवधि के लिए, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए? पीरियड। आप कहेंगे पीरियड ऑफ टाइम। मैंने कहा यार पीरियड के साथ ऑफ टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, पीरियड इटसेल्फ डिनोट्स टाइम। पीरियड खुद ही किसको दर्शाता है? समय को दर्शाता है, तो ऑफ टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। समय अवधि, पीरियड की। समय अवधि किसको कहते हैं? पहला सवाल तो ये हो जाता है। जैसे आप लोग बोलते हो मैं 2 साल से ऐसा कर रहा हूँ, 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 4 साल से मेहनत कर रहा हूँ, 5 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ। ये समय अवधि होता है। जब आपके पास निश्चित समय नहीं दिया गया होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं भाई? समय अवधि बोलते हैं। सिंस का प्रयोग जो होता है वो बताओ किसके लिए करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं हम निश्चित समय के लिए। निश्चित समय का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। निश्चित समय का मतलब हो जाता है पॉइंट ऑफ टाइम। ये बड़ा सवाल हो जाता है कि निश्चित समय या पॉइंट ऑफ टाइम किसको कहते हैं। हमें ये तो पढ़ाया गया आज से पहले कि समय अवधि के लिए सिंस लगता है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए समय अवधि के लिए फोर लगता है और निश्चित समय के लिए सिंस। पर ये निश्चित समय कहते किसको हैं? चलिए आज इसके बारे में अपन बिल्कुल बेसिक से बात करने वाले हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर कोई डे आ जाए, मतलब कोई दिन का नाम आ जाए, मंडे ट्यूसडे ऐसा लिख दिया जाए, तो आप उसको पॉइंट ऑफ टाइम मानेंगे। कोई डेट दे दी जाए, है ना, 10th जून हो गया, 20th फेब हो गया, ऐसा कोई डेट दे दिया जाए, या फिर कोई मंथ दे दिया जाए, जनवरी फरवरी, या कोई ईयर दे दिया जाए, 2020 2019 ईयर दे दिया जाए, या मॉर्निंग इवनिंग दे दी जाए। क्या दे दिया जाए? मॉर्निंग इवनिंग। क्योंकि देखो मॉर्निंग और इवनिंग का समय जो होता है वो भी निश्चित होता है, इसलिए आप इसे पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में यूज करते हैं। और बताइए और कब हम सिंस का प्रयोग करते हैं? यहां पे आ जाता हूं मैं। सिंस का प्रयोग और कौन सी परिस्थितियां हैं जब हम सिंस का प्रयोग करते हैं? तो आपको बता दें, अगर आपके पास में सीजन्स के बारे में बात हो जाए, सीजन्स का मतलब समझते हैं आप लोग ऋतुओं से होता है। जितनी भी ऋतुएं होती हैं उनके लिए, समर हो गया, विंटर हो गया, ऑटम हो गया, स्प्रिंग हो गया, इनके लिए भी अपन क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक ऋतु का समय क्या होता है? निश्चित होता है, इसलिए अपन सिंस का प्रयोग करते हैं। और बताइए और सिंस का प्रयोग कब करते हैं? अगला बात करते हैं अपन स्टेजेस ऑफ लाइफ के लिए। स्टेजेस ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं? हिंदी में बात करें तो जीवन अवस्था। हिंदी में बोलते हैं जीवन अवस्था। सुना या पढ़ा होगा आप लोगों ने, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था जो होती है, ये चाइल्डहुड अडल्टहुड जो होता है, ये आपके पास जीवन अवस्थाएं होती हैं। स्कूल डेज में अपन लोगों ने शेक्सपियर का पोइम पढ़ा होगा, 7 स्टेजेस ऑफ अ मैन, मनुष्य के जीवन की 7 अवस्थाएं। तो ऐसी कोई अवस्था दी गई हो तब भी हम उसको पॉइंट ऑफ टाइम मानते हैं और क्या लगाते हैं? सिंस। कारण इसका साफ है, जो ये जो अवस्थाएं होती हैं इनका भी अपना एक निश्चित समय होता है। जैसे युवा अवस्था हो गया, है ना, बाल्यावस्था हो गया, 0 से लेकर 14 साल तक जो होता है वो बाल्यावस्था होता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम होने के कारण हम जो होता है वो जीवन अवस्थाओं के लिए क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। एक भाग जो अभी अपन पढ़ रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं यहां पे लिख रहा हूं इंसिडेंट या घटना। इंसिडेंट या फिर घटना। किसी भी इंसिडेंट या घटना को दर्शाना हो तब भी अपन किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैंने जब से जयपुर छोड़ा है मैं तब से पढ़ा रहा हूं, अब मैंने जयपुर कब छोड़ा तुम्हें नहीं पता है, मेरे जयपुर छोड़ने का कोई निश्चित दिन, समय या वार जरूर रहा होगा। ऐसी घटनाओं को अपन पॉइंट ऑफ टाइम मानते हैं। आप जैसे कि कहते हो कि जब से उसके फादर की डेथ हुई है तब से वह अपने परिवार की देखभाल कर रहा है। हालांकि हमने नहीं बोला कि उसके फादर की डेथ कब हुई, लेकिन उसके फादर की डेथ किसी निश्चित दिन, तारीख या वार को जरूर हुई होगी। ऐसी घटनाओं को भी अपन पॉइंट ऑफ टाइम मानते हैं और सिंस लगाते हैं। जैसे आप बोलते हो कि जब से मेरी ग्रेजुएशन हुई है मैं तब से जो है वो तैयारी कर रहा हूँ। आपकी ग्रेजुएशन कब हुई मुझे नहीं पता है, हमें नहीं पता है। ऐसी घटनाओं को पॉइंट ऑफ टाइम और इनके लिए भी बताओ क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। तो ये इंसिडेंट जो होती हैं उनके लिए भी अपन पॉइंट ऑफ टाइम और सिंस का यूज करते हैं। अब इसके बाद में कुछ बातें और हैं इसी सिंस को लेकर जिसके बारे में आपको और जानना है। थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं। इतनी बातें तो अपन यहाँ पे कर ही चुके हैं।
सिंस और फॉर के बारे में अगर थोड़ी सी बातें अगर मैं और कर लूं तो यहां पर आ जाइए। हमने बात की कि जो समय अवधि होती है जिसको आप इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं, इसके लिए बोलो क्या लगाया करते हैं अपन, तो आप कहेंगे फोर। समय अवधि किसको बोलते हैं, जैसे आप बोलते हो मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 3 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, 4 साल से ऐसा कर रहा हूँ, ये समय अवधि होती है। लेकिन याद रखना, अगर इस समय अवधि से पहले अगर आप लोगों को लास्ट या पास्ट नाम का कोई शब्द देखने को मिल जाए, आप बोल देते लास्ट 2 ईयर, पास्ट 2 ईयर, समय अवधि से पहले अगर लास्ट या पास्ट नाम का कोई वर्ड देखने को मिल जाए तो फिर याद रखना हम और नहीं लगाएंगे, अब बोलो क्या लगा देंगे, सिंस लगा देंगे। सिर्फ समय अवधि है तो फोर, समय अवधि से पहले लास्ट और पास्ट है तो बताओ क्या लगा देंगे अपन, सिंस लगा देंगे। यहां पे बात कर रहे हैं हम, अगर ये जो समय अवधि है उससे पहले अगर लास्ट और पास्ट दे रखा है और उससे पहले अगर कोई आर्टिकल देखने को मिल जाता है, आपको क्या देखने को मिल जाता है, कोई भी आर्टिकल देखने को मिल जाता है, तो ऐसे केस में भी अपन बोलो क्या लगाते हैं भाई, ऐसे केस में बोलो अपन क्या लगाते हैं भाई, ऐसे केस में अपन क्या लगाते हैं, फोर लगाते हैं। तीन बातें बताइए, ध्यान से देखिए। समय अवधि से पहले फोर आता है, समय अवधि से पहले अगर लास्ट और पास्ट नाम का वर्ड देखने को मिल जाए तो क्या लगा देंगे, आप सिंस लगा देंगे। समय अवधि से पहले लास्ट, पास्ट और अगर कोई आर्टिकल देखने को मिल जाए तो बोलो क्या लगा देंगे, फोर लगा देंगे। आपको ये बात बता दी, सिंस और फॉर के साथ समय का प्रयोग करना जरूरी होता है। कुछ बातें हम पिछली टेंस जब पढ़ा के आए हैं तब भी बता के आए हैं, एक बात मैं आपको यहां से आगे फिर से बता देता हूं। देखो, अगली बात इससे आगे मैं फिर से बता दूं आप लोगों को, याद क्या रखना है कि सिंस और फॉर के साथ अगर समय का प्रयोग हो जाए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर स्टूडेंट गलतियां करते हैं। बात कह रहे हैं कि अगर सिंस और फॉर के साथ समय का प्रयोग हो जाए तो दो प्रकार के टेंस या दो प्रकार के टेंस जो है उनके वर्ब का यूज किया जा सकता है, या तो परफेक्ट कंटिन्यूस या फिर परफेक्ट टेंस। याद रखना भाई, आप किसी भी कंटिन्यूस टेंस में सिंस और फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी भी कंटिन्यूस टेंस में सिंस और फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे, या फिर सिंस और फॉर आ जाए तो कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर से बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि अगर किसी भी सेंटेंस में सिंस और फॉर आ जाए, क्या आ जाए, सिंस और फॉर का प्रयोग हो जाए, तो ऐसे केस में अपन कौन से टेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं भाई, ना तो किसी कंटिन्यूस का कर सकते हैं, ना ही किसी इंडेफिनिट का कर सकते हैं। किसका कर सकते हैं, या तो परफेक्ट का या परफेक्ट कंटिन्यूस का। परफेक्ट टेंस में भी सिंस और फॉर के साथ समय का प्रयोग किया जा सकता है। अब आपको अगली बात ये कह रहा हूं कि अगर मान लो सिंस और फॉर का प्रयोग नहीं किया गया है तो आप इंडेफिनिट या कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे, और सिंस और फॉर का प्रयोग किया गया है तो फिर आप परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे। आज की क्लास में हम परफेक्ट कंटिन्यूस नाम के टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस नाम का जो टेंस है इसमें सिंस और फॉर के साथ समय का प्रयोग करना जरूरी है, बिना सिंस और फॉर के अपन जो है परफेक्ट कंटिन्यूस का वर्ब नहीं लिख सकते। ये तो पूरी कहानी होगी सिंस और फॉर को लेकर। कुछ बातें अगर मैं आपको यहां से आगे और बता दूं, अगर आप लोगों ने हमारी क्लास में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नाम का टेंस पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो उसको जरूर जाकर देख कर आना, वहां पे हमने कुछ बातें की थी, हालांकि उनको रिवाइज में करवा रहा हूं एक बार फिर से। आपको पता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हैज और हैव के साथ आईएनजी, बीन प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। लेकिन याद रखना, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो कहती हैं कि आप हमारे साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हो। कौन सी वो वर्ब हैं जिनके साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसमें से सबसे पहले अपन वर्ब्स ऑफ सेंसेस के बारे में बात करते हैं। सेंस कौन कौन से होते हैं बताओ भाई, आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गया, ओके, और स्किन हो गया, टंग हो गया, स्किन हो गया। ये सब हमारे क्या होती है, हिंदी में बात करें तो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, सेंस होते हैं। और इनसे बनने वाली जो वर्ब है उनके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सी का मीनिंग देखना होता है, सी के साथ आईएनजी लगाएंगे तो सीइंग बन जाएगा, ये गलत है।
हम सी के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते हैं, लेकिन किसके साथ आईएनजी लगा सकते हैं बताइए भाई? लुक और वॉच के साथ आईएनजी का प्रयोग करके लुकिंग या वॉचिंग का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हियर नाम का एक वर्ब आपके पास होता है, हियर के साथ आईएनजी लगाएंगे तो बोलो ये क्या बन जाएगा? हियरिंग बन जाएगा, जो कि बोलिए क्या हो जाएगा? गलत। अपन हियर के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते, लेकिन किसके साथ आईएनजी लगा सकते हैं बताओ? लिसन नाम का वर्ब होता है, इसके साथ आईएनजी लगा सकते हैं। याद रखना, लिसन का मतलब ध्यान से सुनना होता है, इसलिए लिसन वर्ड के साथ केयरफुली नाम का शब्द का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप लोग कई बार ऐसा सुनते हैं, लेकिन आपको बता दें लिसन का मतलब ही ध्यान से सुनना होता है, बिल्कुल वैसे ही वॉच का मतलब ध्यान से देखना होता है। ठीक है, तो इन दो वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते। इनके अलावा हमारे पास कुछ और वर्ब भी हैं जिनके साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं फिक्स्ड मेंटल एक्सप्रेसियस वर्ब्स। कुछ ऐसी वर्ब जो अपनी निश्चित मानसिक स्थिति दर्शाती हैं, ऐसी वर्ब के साथ भी अपन आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। कौन कौन सी वर्ब हैं जिनके साथ आईएनजी नहीं लगता है, और क्यों नहीं लगता है, और कब लग सकता है, ये सारी बातें अपन इसी वीडियो में करने वाले हैं। देखिए भाई, वो कौन कौन सी वर्ब हैं जिनके साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? लव हो गया, लाइक हो गया, हेट हो गया, वांट हो गया, रिगार्ड हो गया। हाँ जी, रिस्पेक्ट हो गया, रिमेंबर हो गया, रिजेंबल हो गया, ओके, फॉरगेट हो गया, बिलीव हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, बिलीव हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, नीड हो गया, नो हो गया, सीम हो गया, अडोर हो गया। हाँ जी, फील हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, टेस्ट हो गया, ऑन हो गया, माइंड हो गया, नोटिस हो गया, नोटिस हो गया, इमेजिन हो गया, रिकग्नाइज हो गया, रिकग्नाइज हो गया, प्रेफर हो गया, पजेस हो गया। ये जो वर्ड आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे शब्द मैंने वर्ब लिखे हैं, और ये वो वर्ब हैं जिनके साथ आप आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते। ध्यान देने वाली बात है ये। आपको बता दें, लव, लाइक, हेट, वांट, रिगार्ड, रिस्पेक्ट, रिमेंबर, रिजेंबल, फॉरगेट, बिलीव, अंडरस्टैंड, नीड, नो, सीम, अडोर, फील, स्मेल, टेस्ट, ऑन, माइंड, नोटिस, रिकॉग्नाइज, इमेजिन, प्रेफर और पजेस, ये वो वर्ब हैं जो कि स्टैटिक वर्ब होती है, इनके साथ आप आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते। अब हमारा सवाल ये हो जाता है कि इन वर्ब्स के साथ आप आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, गलत होता है, ये तो ठीक है। पर अगर इनके साथ आईएनजी का प्रयोग हमें देखने को मिल जाता है किसी भी सेंटेंस में, तो फिर ऐसे सेंटेंस को सही कैसे करेंगे? तो आपको बता दें, आईएनजी का प्रयोग कौन कौन से टेंस में होता है? या तो कंटिन्यूस में होता है, और या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है। और याद रखेंगे आप लोग, अगर किसी भी कॉन्टिन्यूस नाम के टेंस में इन वर्ब के साथ आईएनजी देखने को मिल जाता है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ऐसे केस में इसको सही करने का तरीका होगा कि आप दिए गए वाक्य को अगर कंटिन्यूस है तब तो इंडेफिनेट में बदल देना, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो किस में बदल देना? उसी टेंस के परफेक्ट में बदल देना। कब? जब इन वर्ब के साथ आपको आईएनजी फॉर्म देखने को मिल जाए तब, क्योंकि इन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कंटिन्यूस या परफेक्ट कंटिन्यूस दो ही प्रकार के ऐसे टेंस होते हैं जब वैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ये वर्ब जो होती हैं ये अपने साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं रखती हैं, क्योंकि स्टैटिक वर्ब होती है। अगर इन वर्ब के साथ आईएनजी लगा है और वाक्य अगर कंटिन्यूस का है तो इंडेफिनेट में बदल देना, और परफेक्ट कंटिन्यूस है तो परफेक्ट में बदल देना। अब आप लोग कहेंगे कि हमने इनमें से कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ आईएनजी लगा हुआ देखा है, सुना है या पढ़ा है। तो यहां पर आ जाइए, आपको पता है कि इन शब्दों के साथ आईएनजी, आपको बता दूं, एक मेन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग हो जाने से
एक जो शब्द होता है वो तीन पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में यूज होता है, या तो वो वर्ब होता है, या फिर वो नाउन होता है, या फिर वो एडजेक्टिव होता है। और हमने ये जो वर्ड है इनके साथ आईएनजी लगाने के लिए मना किया है, कब? जब ये किसके रूप में यूज हो जाते हैं? वर्ब के रूप में। अगर ये वर्ड जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनके साथ अगर आईएनजी का प्रयोग हो रहा है और ये नाउन या एडजेक्टिव के रूप में हो रहा है, फिर ये सेंटेंस में सही है। अगर वर्ब के रूप में आईएनजी लग रहा है तो गलत है, नाउन एडजेक्टिव है तो सही है। अब हमारा सवाल हो जाता है कि नाउन कब होंगे, वर्ब कब होंगे और एडजेक्टिव कब होंगे। चलिए इसका भी पता कर लेते हैं। आपको बता दें सब्जेक्ट के बाद में आने वाला भाग बोलो क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बाद में आने वाला भाग बोलो क्या हो जाता है? मेन वर्ब। हम कह रहे हैं कि अगर ये जो वर्ब हमने अभी लिखी थी इनके साथ अगर आईएनजी का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद में देखने को मिल जाए तब तो आप इसे मेन वर्ब कहेंगे। अगर सब्जेक्ट के स्थान पे वो जो वर्ब अभी हम लिख के आए हैं उनके साथ आईएनजी देखने मिल जाए तब समझ जाना ये नाउन है। ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाए तो भी नाउन है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ जाए तो समझ जाना मेन वर्ब। ठीक है। और नाउन से पहले अगर नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द होगा तो उसको हम इंग्लिश में क्या नाम दे देते हैं? एडजेक्टिव। आपको तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड अभी हम लिख कर आए हैं इनके साथ आईएनजी का प्रयोग एक ही कंडीशन में नहीं होगा, जब हेल्पिंग वर्ब के बाद में ये दिखाई दे जाए। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद में जब ये यूज होंगी तो ये किसके रूप में यूज होंगी? वर्ब के रूप में। इसके अलावा अगर सेंटेंस में कहीं भी यूज हो जाती है तो ये नाउन और एडजेक्टिव होंगे। नाउन और एडजेक्टिव के रूप में इनके साथ में आईएनजी का प्रयोग किया जा सकता है। अब चलते हैं अपन यहां से आगे इन्हीं से संबंधित कुछ एग्जांपल्स के बारे में। आपको बताना है कि इन सेंटेंसेस में एरर क्या है। फर्स्ट एग्जांपल आपके पास लिखा गया है हैज बीन लुकिंग आफ्टर हर फैमिली सिंस हर फादर्स डेथ। सिंस हर फादर्स डेथ, ये आपके पास में एग्जांपल दे रहे हैं। आपको ये बताना है कि सेंटेंस में एरर क्या है। यहां मैं सेंटेंस के 4 भाग बना दे रहा हूं। जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान देना। एग्जामिनर इस प्रकार से जब सेंटेंस पूछता है तो सेंटेंस के 4 भाग बना देगा। आपको ये बताना होता है या वो आपसे ये पूछना चाहता है कि सेंटेंस के कौन से वाले भाग में एरर है। अगर फर्स्ट पार्ट में एरर है तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरे में गलती है तो बी, थर्ड पार्ट में एरर है तो सी। और अगर कोई गलती नहीं है तो आपका जवाब हो जाएगा नो एरर। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं और फिर अपन एक साथ इन चीजों के बारे में बात करेंगे। अगला एग्जांपल आपके पास दे रखा है आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस इट्स इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब शुरुआत से होता है ना। ये 4 है, ये नंबर 3 है, 2 है और 1 है। एरर बताना है आपको कौन से वाले भाग में। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, फिर तीनों सेंटेंस में क्या एरर है इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। टोटल जितने भी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जा सकते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। अगला एग्जाम्पल आपके पास में दिया हुआ है माई फ्रेंड एंड आई have been living there with them। ये आपके पास में नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है। ये टोटल 3 सेंटेंस अभी हमने लिखे हैं और भी बात करेंगे अपन इनके बारे में। आपको ये बताना है कि ये जो 3 सेंटेंस हैं इनमें एरर क्या। अगर हम चलते हैं पहले वाले एग्जांपल पे, फर्स्ट सेंटेंस में आप देखोगे तो आपके पास में पहला सब्जेक्ट आपके पास में शी दे रखा है, जो कि बताओ कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए।
हैज दिखाई दे रहा है, बीन प्लस आईएनजी फॉर्म है। लुक आफ्टर नाम का एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है देखभाल करना। जैसे ही मुझे हैज बीन देखने को मिला, हैज बीन लुकिंग देखने को मिला, मुझे एक बात समझ में आ गई कि आगे आपके पास सिंस और फॉर दिया होना जरूरी है, क्योंकि बिना सिंस और फॉर के हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाली वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आगे चल के देखा हमने सिंस दिखाई दे रहा है, जैसे ही सिंस दिखाई दिया पता चल गया कि ये भाग तो सही हो गया। अब गलती अगर है तो इसमें ही होगी, वरना जवाब नो एरर हो जाएगा। शी हैज बीन लुकिंग आफ्टर हर फैमिली सिंस हर फादर्स डेथ। वो कह रहा है ये शी नाम की बंदी अपने परिवार की देखभाल कर रही है जब से उसके फादर की डेथ हुई है। बताइए उसके फादर की डेथ कब हुई, हमें और आपको पता है क्या? नहीं पता है, लेकिन उसके फादर की डेथ किसी निश्चित दिन तारीख या वार को जरूर हुई होगी। ऐसी घटनाओं को और इंसिडेंट्स को अपन पॉइंट ऑफ टाइम मानते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अपन सिंस लगाते हैं। जवाब आपका नो एरर हो जाएगा, सेंटेंस में कोई गलती नहीं। आगे चलते हैं सेकंड सेंटेंस पे। आई आपको पता है प्रेजेंट में प्लूरल होता है। वर्ब हैव दिखाई दे रहा है, बीन प्लस आईएनजी फॉर्म में, यहां तक तो ठीक है। आगे आपको पता चल गया सिंस और फॉर आना जरूरी है, यहाँ पे सिंस दिखाई दे रहा है। इंसेप्शन का मतलब हम बात करके आए थे, इसका मीनिंग शुरुआत से होता है। वो कह रहा है कि मैं इस प्रोजेक्ट पे जब से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है तब से काम कर रहा हूं। बताइए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई, हमें पता है क्या? लेकिन कोई एक निश्चित दिन तारीख या वार जरूर रहा होगा। और हमने कहा था जितनी भी इंसिडेंट्स होती हैं उनको अगर सेंटेंस में मेंशन कर दिया जाए तो आप उसको पॉइंट ऑफ टाइम मानेंगे, सिंस लगाएंगे। जवाब इस सेंटेंस का भी नो एरर रहने वाला है। अब चलते हैं अपन थर्ड सेंटेंस। तीसरे सेंटेंस में देखेंगे तो माई फ्रेंड एंड आई दे रखा है। आपको बता दें माई फ्रेंड एंड मी नहीं होगा, क्योंकि वर्ब से पहले सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस लिखना होता है, मी ऑब्जेक्टिव केस होता है। वो वर्ब के बाद में होता तब अपन ऑब्जेक्टिव केस लिखते। तो यहाँ पे सब्जेक्ट एक नहीं है दो है, वर्ब प्लूरल लगना चाहिए। हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, यहां तक तो मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। लेकिन आप क्या नोटिस कर रहे हो, इस सेंटेंस में आपको टाइम दिखाई दे रहा है क्या? और जब तक आपको सिंस फॉर के साथ समय लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा तब तक आप लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का वर्ब नहीं लिख सकते। अब अगर आपके पास ऐसा ही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो बताओ आप क्या करेंगे, कौन से वाले भाग में एरर करेंगे और कैसे सही करेंगे? ये दो बातें आपके पास रहने वाली है। तो याद रखना ऐसे केस में अपन हैव बीन जो है उसको बदल के अपन क्या बना देंगे, आर बना देंगे, वाक्य को कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होने के लिए सिंस और फॉर के साथ समय का प्रयोग होना जरूरी था। यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा है, नतीजा हमने इसको कंटिन्यूस में बदल दिया है। अब आप कहेंगे कि क्यों हम टाइम नहीं लगा सकते क्या? तो याद रखना सिंस और फॉर को ना तो आप हटा पाएंगे और ना ही अपनी तरफ से जोड़ पाएंगे। आगे चलते हैं अपन, एक दो एग्जांपल इससे रिलेटेड और बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास में दे रखा है, दे हैव बीन परफॉर्मिंग, दे हैव बीन परफॉर्मिंग देयर सिंस टाइम इमेमोरियल। ये आपके पास में एक वर्ड दे रखा है, टाइम इमेमोरियल। नो एरर, ये आपके पास में नंबर 4 ऑप्शन रहने वाला है, ये नंबर 3 है, ये 2 है और ये 1। एरर वाला भाग बताना है। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। अगला एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है, शी हैज बीन नोविंग मैनी ऑफ हर फ्रेंड्स फॉर 3 years। ये आपके पास में नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है। ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो आप जो देख रहे हैं ये सारे के सारे अब से पहले के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, आपको आंसर बताना था। एक एग्जांपल यहां से और लिख लेते हैं अपन लोग, फिर अपन बात करते हैं यहां से आगे। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास में दे रखा है, ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम since the last
2 years, ये आपके पास में अगला एग्जाम्पल दे रखा है। इन तीनों सेंटेंस में देखते हैं अपन एरर क्या है। पहले एग्जाम्पल में चलते हैं अपन। फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास जो दिखाई दे रहा है, आपको सबसे पहले तो एक बात बता दें कि अगर आपके पास में टाइम इमेमोरियल नाम का वर्ड देखने को मिल जाता है, इस टाइम इमेमोरियल नाम का जो वर्ड होता है, इसके साथ आप लोग जो है टाइम इमेमोरियल नाम का वर्ड जो होता है, इसके लिए आप फ्रॉम लगाएंगे, सिंस नहीं लगाएंगे, इतना आपको याद रखना है भाई। क्या लगाएंगे आप? फ्रॉम लगाएंगे, और क्या नहीं लगाएंगे? सिंस नहीं लगाएंगे, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहले वाले एग्जांपल में आपको क्या दिखाई दे रहा है? टाइम इमेमोरियल। क्यों लगाते हैं टाइम इमेमोरियल? का मतलब होता है अनंत काल से। मेमोरी वर्ड दे रखा है ना, जैसे मैं बोलता हूँ जब से मुझे याद आ रहा है तब से ऐसा चल रहा है, तो मुझे नहीं पता कि ये कब से चल रहा है, ना तो इसमें पॉइंट ऑफ टाइम है और ना ही पीरियड है, इसलिए अपन यहाँ पे सिंस नहीं लगाएंगे। बोलो क्या लगाएंगे? फ्रॉम लगाएंगे। यहां पर देखोगे तो अभी नो नाम की वर्ब, उनमें से एक वर्ब है जिनके साथ हमने आईएनजी लगाने के लिए मना किया था। आगे आप देखोगे तो समय अवधि दे रखा है, फोर लगा हुआ है, ये तो सही है, लेकिन हम किस वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते? नो के साथ। ऐसे केस में आपको पता है दिए गए वाक्य को या तो हम कंटिन्यूस से होता तो इंडेफिनिट में बदल देते, और परफेक्ट कंटिन्यूस है तो परफेक्ट में बदल देंगे। तो आपका यहां पर आंसर बोलो क्या हो जाएगा? हैज नोन हो जाएगा। अगले एग्जाम्पल में आप लोग चलते हैं। ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम 2 years से पहले आपको लास्ट दिखाई दे रहा है और द दिखाई दे रहा है। हमने कहा था लास्ट और आर्टिकल देखने को मिल जाता है, तो ऐसे केस में अपन क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। तो ये कुछ बातें थी जिसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को लेकर बात की है। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। लोगों के साथ शेयर करें, उनको जरूर बताएं। और अब बात कर मिलते हैं अपन अगले सेशन में, तब तक के लिए